तो भैया जी हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्टिंग, ठीक है, थियरी ऑफ कॉस्ट। कल हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया था, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल मीन्स अपॉर्चुनिटी दैट इज फॉरगॉन, ओके, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन वेरियस डिसीजन मेकिंग, इट इज एप्लीकेबल टू फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, फॉर हायरिंग द एम्प्लॉइज, फॉर द लेबर्स, ओके। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, सब जगह पे एप्लीकेबल है, ऐसा यूनिवर्सली बोल देना चाहिए, करेक्ट। देखो आज मुझे सुबह अगर चाय नहीं मिली, हालांकि मैं ऐसा टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, हालांकि मुझे चाय नहीं मिली, तो आई हैव टू हैव अ मिल्क, ओके। सो व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? की चाय, आई डिडंट हैव चाय, दैट्स व्हाई आई हैड अ मिल्क, करेक्ट। दैट्स माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो जहां देखो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, करेक्ट। Then now we move on to the direct and traceable cost, indirect और non traceable cost, okay। direct का दूसरा ही मतलब traceable होता है, ठीक है, और indirect cost का मतलब ही दूसरा नाम non traceable होता है। अभी ट्रेस करना और नॉन ट्रेस करना मतलब क्या, कि हम लोग उस प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, कि मतलब भैया देखो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल कैन बी ट्रेस टू द प्रोडक्ट, ओके, कि भैया ये दिख रहा है। if we had a mobile or let's take an example, if we had omelette, okay, ऑमलेट नहीं है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है इंक्लूडिंग ऑमलेट नहीं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अरे आलू की सब्जी ले लो यार, ठीक है, ये अभी आलू की सब्जी है, ठीक है, आलू की सब्जी में दिख रहा है कि भैया आलू है यहाँ पे, ठीक है, इट कंटेन्स आलू, बिना आलू के आलू की सब्जी बोल पाएंगे क्या इसको? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। सो ये रॉ मटेरियल, ये जो आलू है, ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन दिस आलू is a direct cost. Why? Because we can trace to that product. ये दे करेक्ट करते का, what is a traceable cost और direct cost? Direct cost का मतलब ही traceable cost होता है, ठीक है, we can trace the cost that is incurred to the component, okay, and non-traceable cost is that cost if suppose हम लोग ये आलू की सब्जी है ना बाहर से लेके आए, होटल में से लेके आए, ठीक है, और ये होटल में से लाते वक्त ये बनाई किसने होगी? ऑब्वियसली शेफ ने बनाई होगी, ठीक है। तो भैया शेफ क्या फुकर में काम करता है क्या? फुकटा तो काम करत नहीं ना, तो नहीं। करेक्ट। तो शेफ को पैसा दिया होगा ना हमने, तो दिख रहा है क्या आलू की सब्जी ये कि ये शेफ ने बनाया है? ऐसा आलू की सब्जी बता रही है क्या हमको? नहीं बता रही है। वी कैन नॉट ट्रेस द कॉस्ट ऑफ द शेफ, ठीक है। so these are called as indirect cost और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, एज सिंपल एज दैट, कॉम्प्लिकेट करने का नहीं बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्ट मतलब क्या? विच वी कैन ट्रेस टू द प्रोडक्ट, ठीक है। याद है क्या हम लोगों ने बचपन में वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट में फिर पीएनएल अकाउंट में हमारे टीचर सिखाते थे डायरेक्ट हाँ। expenditures and direct incomes are recorded in the trading account. Indirect expenditure, indirect incomes are Yes. recorded in यस सर। पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो सैलरीज है, कमीशन है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, तो वो क्या आते हैं? इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आते हैं, ओके। वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एक्सपेंडिचर, डन, ओके। So let's start. Direct costs are those costs having the direct relationship with the component of the product, like manufacturing a product, organizing a process, or an activity, etc. Since such costs are directly related to the product, process, or machinery, they may vary according to the changes occurring in this. Okay, occurring in these मतलब क्या? Occurring in these processes, product, machine, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होगा, जैसे जैसे प्रोसेस चेंज होगा, जैसे जैसे मशीनरी चेंज होगा, वैसे वैसे हमारे ये कॉस्ट चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, ओके। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट that are readily identified and are traceable to the particular product, operation, or a plant. Even overhead cost can be direct
as to a department manufacturing cost can be direct to the product line. ठीक है, मतलब क्या कि इवन द ओवरहेड्स कॉस्ट, ठीक है, ओवरहेड्स होता है, इसका डिस्कशन हम लोग पेंडिंग रखते हैं, ठीक है, ओवरहेड्स का डिस्कशन पेंडिंग रखते हैं, ठीक है, ये मैं सिखाऊंगा व्हाट इज एन ओवरहेड्स, ठीक है। इवन ओवरहेड्स कॉस्ट कैन बी directed as to the department, manufacturing costs can be directed to the product line, sales territory, customers class, etc. ओके, मतलब जो ओवरहेड कॉस्ट है वो हम लोग पूरे प्रोडक्ट को नहीं लगा सकते, ठीक है, हम लोग ओवरहेड कॉस्ट पूरे प्रोडक्ट को नहीं लगा सकते। यस, इट कैन बी सेड टू बी द डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन डायरेक्ट किसके रिलेवेंस में, डिपार्टमेंट के रिलेवेंस में। ओवरहेड्स का एग्जांपल लूं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी इज आवर ओवरहेड्स कॉस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो हमारा एक पूरा प्लांट है, ठीक है, प्लांट किसका है, हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग ना, अभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा क्या, अरे कितने सारे डिपार्टमेंट, कितना कॉम्प्लेक्स होता है ऑटोमोबाइल का प्लांट, कि भैया ये डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, ये डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, वेल्डिंग डिपार्टमेंट अलग। तो मुझे एक बात बताओ, जो वेल्डिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल कॉस्ट भी तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, हर एक डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना वेस्टेजेस हो रहा है, सब कुछ, ठीक है। सो ये वेल्डिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी। अरे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट लगा लगा के क्या लगाएंगे अपन, ज्यादा से ज्यादा 3-4 एसी लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद में पंखे वंखे चलते रहेंगे, लाइट्स वाइट चलती रहेगी। लेकिन वेल्डिंग डिपार्टमेंट में तो मोटर भी चलेगी, ठीक है, उसके बाद में वो की जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी रहती है वो भी चलेगा, ठीक है, फैन भी चलेगा, उसके बाद में वो लाइट्स भी चलेंगी। मतलब इन शॉर्ट वेल्डिंग डिपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, रादर देन एग्जीक्यूटिव वाला कॉस्ट, एग्जीक्यूटिव का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सो मेरा बोलने का मतलब यही था, लेट्स कम बैक टू दी ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स का एग्जांपल था, ठीक है, ऐसे सच इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच आर ट्रेसेबल, ओके, व्हिच कैन बी ट्रेस्ड टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, या फिर उसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट जा रही है, ओके, सिंपल एज दैट, ओके। We must know the purpose of cost calculation before considering whether a cost is direct or indirect, ठीक है। वेट, पहले ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस पे लग सकता है, पूरी जो प्रोडक्ट लाइन है उस पे लगेगा, मतलब ट्रेस होगा, ठीक है। सेल्स टेरिटरी, मतलब हम जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। कस्टमर की क्लासेस, ठीक है, कौन से कस्टमर क्लास, कौन सा कस्टमर सेगमेंट है। हम अगर नोटबुक्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होगा, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है, कोई बिजनेसमैन वगैरह तो नहीं होंगे ना, हाउसवाइफ भी नहीं होगा, ठीक है, हम लोग नोटबुक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो। हाँ, ऑन दी अदर हैंड इफ सपोज हम लोग कुछ वो अलग सा नाइफ वगैरह मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, चाकू, अलग सा चाकू वगैरह मैन्युफैक्चर करे ऐसा एकदम अच्छा सा, ठीक है, या फिर ऐसा कोई किचन का कोई ऐसा सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिससे ना एकदम ईज हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होगा, नॉट अ स्टूडेंट बट हाउस वाइफ्स, ठीक है, शेफ्स, अलग अलग रेस्टोरेंट्स। तो कस्टमर सेगमेंटेशन जो कस्टमर क्लास होता है इसको ये बोलते हैं, ठीक है, कस्टमर क्लास। कस्टमर क्लास ये नहीं सोच रहे हैं फर्स्ट क्लास कस्टमर, सेकंड क्लास, एकदम थर्ड क्लास कस्टमर, ऐसा वाला क्लास नहीं है, कस्टमर सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। यस, सो वी मस्ट नो द पर्पस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन, हम लोगों को कॉस्ट कैलकुलेशन का पर्पस पता होना चाहिए, तब हम जाके कॉस्ट को डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मींस इन शॉर्ट सम अप करूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को उसका नेचर देखना पड़ेगा या फिर उसका पर्पस देखना पड़ेगा कि हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ओके। नाउ कम टू अदर पॉइंट, दैट इज indirect costs. Indirect costs are those which are not easily and
definitely identifiable in relation to the plant, product, process, or in department. Therefore, such costs are not visibly traceable to specific goods or services or operations, but are nevertheless charged to different jobs or product in standard accounting practices. Okay. The economic importance of these costs is that even though not directly traceable to a product, may bear some functional relationship to the production and may vary with output in some definite way. Example of such costs as an electric power and common costs incurred for general operations of business benefiting all product jointly. Okay, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर दिया है, उसके बाद में जो कॉमन कॉस्ट है जो जनरल ऑपरेशंस, मैं आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल्स आएंगे, इलेक्ट्रिक पावर भी आएगा. ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक पावर में मैं बताता हूँ क्यों आएगा इलेक्ट्रिक पावर. यहाँ पे मैंने जो डिपार्टमेंटल का तुम लोगों को बताया ना कि डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली ट्रेस कर सकते हैं, तो दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मीटर अलग से लगा हुआ है. ठीक है, ये एक केस हो गया. ठीक है, दूसरा केस क्या है कि हम लोग पूरे प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी वन टाइम पे करते हैं. ठीक है, मतलब हम लोग एक ही बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे प्लांट का, हम लोग इसको अलोकेट नहीं कर सकते किसी डिपार्टमेंट में. सो ये केस में दिस बिकम्स अवर इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, इट कैनॉट बी ट्रेसेबल टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, हमको लगा भाई हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, और सम और अदर वे, इन्होंने बोला क्या है कि सम और अदर वे ये इनडायरेक्ट कॉस्ट और द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज एडेड टू द प्रोडक्शन प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन. ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये कहीं ना कहीं पे ऐड होता है. ठीक है, और ऐड होते वक्त इसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है. क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है. ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट. हाँ, अभी एक बात याद रखो कि ओवरहेड्स कॉस्ट आर आल्सो इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओके, ओवरहेड्स कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये हो गया भैया इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल. देखो अभी इलेक्ट्रिसिटी में मैंने दो केसेस दिए ना, तो इसका ये प्रूफ है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो फ्रेज है कि वी मस्ट नो द पर्पस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन. ठीक है, हमारा पर्पस होना चाहिए कॉस्ट कैलकुलेशन का. हमारा पर्पस क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी एक डिपार्टमेंट को अलग सा मीटर लगा के दिया है. ठीक है, और हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने एक ही मीटर लगा हुआ है पूरे के पूरे प्लांट में. ठीक है, तो हियर इट बिकम्स इनडायरेक्ट कॉस्ट, हियर इट बिकम्स अ डायरेक्ट कॉस्ट. एज सिंपल एज दैट. ओके, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का तो एग्जांपल लिया, चलो ठीक है भैया, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल सर आपने बता दिया, कोई और एग्जांपल है क्या? हाँ जी सर है, बिल्कुल है. ठीक है, इंश्योरेंस. इंश्योरेंस पता है क्या आप लोगों को? इंश्योरेंस क्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का लगता है क्या? Yes. ठीक है, इंश्योरेंस भैया हमको लगता है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को लगता है, मतलब पूरे के पूरे प्लांट का इंश्योरेंस निकालेंगे ना हम लोग तो. ठीक है, तो इंश्योरेंस हम लोग क्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को थोड़ी ना अलोकेट कर पाएंगे. ठीक है, सो इंश्योरेंस बिकम्स द इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, इंश्योरेंस बिकम्स द इनडायरेक्ट कॉस्ट और एन ओवरहेड. कि फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोपोर्शनेटली लिख सकते हैं. देखो क्या होता है ना कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कभी कभी ना प्रोपोर्शनेटली भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, मतलब ट्रेस नहीं कर पाते लेकिन प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कास्ट कैलकुलेशन के वक्त. ठीक है, कि भैया सपोज ये वाले डिपार्टमेंट को हम लोगों ने ये डिपार्टमेंट हमारा इतना काम कर रहा है. ठीक है, तो परसेंटेज बेसिस पे 5% का इंश्योरेंस, सपोज हमारा इंश्योरेंस होगा 100 रुपीज का लगा होगा. ठीक है, तो 5 रुपए का हम लोग ये डिपार्टमेंट को लगाएंगे. ठीक है, 15 रुपए का ये डिपार्टमेंट को लगाएंगे. ठीक है, 20 रुपए का हम लोग इंश्योरेंस एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट को लगाएंगे. ठीक है, और फिर जितना भी बाकी का है वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लगाएंगे. ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा देना पड़ेगा ना. ठीक है, इसके लिए लॉजिकली बताया मैंने कि जितना भी बचा, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15, ये 15 और 20, 35, 65% इंश्योरेंस हम लोग, मतलब 65 रुपीज का इंश्योरेंस हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. हाँ समझ में. तो कभी कभी ये परसेंटेज बेसिस पे भी एलोकेट होता है ये वाला कॉस्ट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट. अच्छा मुझे बताओ, जो फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में सिर्फ इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में एडवर्टीजमेंट यही लगेगा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, या सुपरवाइजर की सैलरी भी तो लगेगी ना?
सुपरवाइजर क्या करता है कि वो सुपरवाइज करता है प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट में दिखता है क्या कि मुझे इसने सुपरवाइज किया है, मेरे को ले, ऐसा बोलता है कि प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सुपरवाइजर ओवरऑल चेकिंग करता है। ठीक है, तो सुपरवाइजर की सैलरी इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है, वॉचमैन, ठीक है, वॉचमैन का भी तो कॉस्ट है ना भैया हमको। देखो इतना, एक है ना, एक बात ये हमेशा याद रखो कि हम लोगों को इकोनॉमिक कॉस्ट रिकवर करना है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट रिकवर करना है। सो वॉचमैन का कॉस्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, हम लोग हमारे खीसे में से थोड़ी ना देंगे वॉचमैन को। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। एज क्लियर एज दैट? रियल सेंस समझ में आया? डायरेक्ट, ट्रेसेबल और इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। Yes. Yes, sir. ओके, नाउ इंक्रीमेंटल एंड सम कॉस्ट्स। ठीक है, इंक्रीमेंटल बढ़ती जा रहे, संक मतलब डूब गए। ठीक है, अब देखो थियोरेटिकली इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिनके पास मॉड्यूल है उसको अंडरलाइन कर लो उसको। ठीक है, कि भैया इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम समटाइम्स रेफर कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट के साथ। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट incurred by the firm as a result of business decisions. ओके, कि भैया हम लोगों ने आज बिजनेस डिसीजन लिया। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी incurred by the firm when it makes a decision to change its product line, replace worn out machinery, buy a new production facility or acquire a new set of clients। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना डिसीजंस, जो बिजनेस डिसीजंस है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमारा ये जो प्रोडक्ट, पिकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट था, वो बन रहा था निफाड़ में। ठीक है, क्या बन रहा था? वो निफाड़ में बन रहा था। ठीक है, लेकिन भैया हमारा भी अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स होने की वजह से हम लोग हमारा ये जो प्लांट है वो कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? नासिक में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नासिक में शिफ्ट करने की वजह से हमारा कॉस्ट सेम रहेगा क्या? अगर तुम लोगों को दुकान लेनी होगी पंचवटी में, तो उसका कॉस्टिंग क्या आएगा? और तुम लोगों को दुकान लेनी होगी कॉलेज रोड पे, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा? डिफर आएगा, डिफरेंस आएगा क्या? ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा ना। पंचवटी में तुमको दुकान मिलेगी 20,000 पर मंथ के रेंट के हिसाब से, कॉलेज रोड पे दुकान मिलेगी तुम लोग को 50,000 पर मंथ के रेंट के हिसाब से। ठीक है, तो द बिजनेस डिसीजंस, ऑब्वियसली जो निफाड़ में मेरा प्लांट है उसको कॉस्टिंग कम आ रहा था, लेकिन भैया वहाँ पे डिमांड का क्या था? थोड़ा सा कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा था नासिक को आने को मेरे पिकल लेने के लिए, इसलिए मैंने प्लांट ही किधर शिफ्ट कर दिया? नासिक को शिफ्ट कर दिया। लेकिन मेरा कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है वो मेरा कॉस्ट कौन सा हो गया? इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज द सम कॉस्ट? ठीक है, ज्यादा सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, sunk costs refer to those costs which are already incurred once and for all and cannot be recovered. Okay? Once and for all, once and all for pick karo and cannot be recovered. These are based on the past commitments and cannot be revised or reversed in the firm if the firm wishes to do. Examples of some costs are expenses incurred on the advertisement, research and development, specialized equipments, fixed facilities such as railway lines. Some costs act as an important barrier to the entry of the firm into the business. Okay. Entry of firms into the business. देखो, sunk cost मतलब ऑलरेडी इनकर की हुई कॉस्ट। ठीक है, sunk, the cost is sunk मतलब क्या? कि हम लोगों ने ऐसी कॉस्ट पे की है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सा ऑटोमोटिव प्लांट बनाया है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल एप्पल का। ठीक है, एप्पल ने एक अपना प्लांट बनाया है। ठीक है, उसमें अलग अलग फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स लाए हुए हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा बड़ा सा प्लांट बनाया है, तो यार देखो, सालों तक इज इट पॉसिबल दैट कि एप्पल अपना प्लांट को है ना उठा के कहीं और पे शिफ्ट कर देगी 1-2 साल में ही? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और हम तो यार शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लेकिन इतना बड़ा प्लांट डाला हुआ है, ठीक है, ये उठा के कहीं और पे शिफ्ट नहीं कर सकते इमीडिएटली। ठीक है, ऑब्वियसली कमिंग 2-3 years, 4 years, 10 years, 12 years। तो इसके लिए इस कॉस्ट को क्या बोला जाता है? संक कॉस्ट।
क्या बोला जाता है, sunk cost, कि which is already been incurred. और लास्ट पॉइंट क्या बोला है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स इनटू द बिजनेस. ठीक है, ऑब्वियसली अगर ऐसा इतना बड़ा प्लांट डालना है, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, वो पूरा मार्केट की मोनोपोली कैप्चर कर लेगा. मोनोपोली नहीं बोल पाएंगे, बट वो एक तगड़ा कॉम्पिटिटर रहेगा मार्केट में. ठीक है, क्या रहेगा, एक तगड़ा कॉम्पिटिटर रहेगा. तो इसके लिए जो नए नए फर्म्स हैं, वो लोग वो क्या सोचेंगे कि यार हम लोगों को संक कॉस्ट तो हम लोगों ने पे किया ही नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट बैरियर क्यों बोला है कि बिकॉज दिस, ये सबसे बड़ा उनका लिमिटेशन है. ठीक है, ये सबसे बड़ा उनका लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है नए नए फॉर्म्स का. ठीक है, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस वेरी न्यूली. ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर और कंस्ट्रेंट आया समझ में. व्हाट इज द इंक्रीमेंटल एंड सम कॉस्ट. ओके, historical cost and replacement cost. Historical cost refers to the cost incurred in the past on the acquisition of productive assets such as machinery, building. Obviously historical cost, देखो कभी तुमने डेप्रिसिएशन एकदम अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो तुम लोगों को याद होगा कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस. पढ़ा है क्या कभी, ऐसी लाइन थी अभी शायद से 11th स्टैंडर्ड वालों को है, मैंने पढ़ा है उन लोगों को कि है ना, डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर था, हम लोग जो एसेट एसेट साइड पे लेते हैं बैलेंस शीट में कोई भी एसेट, तो एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस. ठीक है, जो हम लोग उसका परचेज कॉस्ट लिया था. ठीक है, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो पास्ट में इनकर हो गई है. ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर दैट हैज टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट. Instability in prices make these two costs differ. Other things remaining the constant, an increase in the price will make the replacement cost higher than the historical cost. Obviously, जो जो मशीनरी हम लोगों को आज से 10 साल पहले, नई मशीनरी सेम टू सेम, ठीक है, न्यू मशीनरी मिल रही थी भैया 10,000 में, आज वही मशीनरी अगर हम लोग लेने जाएंगे तो वो मिलेगी हम लोगों को 40,000 में. क्यों, ड्यू टू द इन्फ्लेशन रेट, ड्यू टू द इन्फ्लेशन रेट. आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए. ठीक है, कि जो कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट. क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट की वजह से. ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है कि हम लोगों ने पास्ट में कोई एसेट परचेज किया है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि जो एसेट परचेज किया है पास्ट में उसको फिर से रिप्लेस करके दूसरा एसेट लगाना. ठीक है, सो देयरफॉर हिस्टोरिकल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज हायर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट. ओके, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. देखो अजम्पशन बेसिस पे लिया है, समटाइम हर बार ऐसा नहीं हो सकता. क्या पता उससे अच्छी टेक्नोलॉजी चीप रेंज में आ जाए हम लोगों को, हो सकता है ना, कि वहां पे आप उस टाइम पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी थी, अभी बहुत ही सिंप्लीफाइड मशीनरी है, काम लेकिन सेम हो रहा है. तो कभी कभी हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट, सॉरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो सकती है हिस्टोरिकल कॉस्ट से. ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट की वजह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज जनरली हायर देन दी हिस्टोरिकल कॉस्ट. ओके, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड और कांस्टेंट कॉस्ट आर नॉट फंक्शन. वेट, हम लोग पहले यहाँ का पढ़ लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है क्या फिक्स्ड और वेरिएबल. अच्छा, फिक्स्ड और वेरिएबल यहाँ पे दिया, नो प्रॉब्लम. पहले हम लोग ये प्राइवेट और सोशल देख लेते हैं. तुम्हारे इसमें दिया था ना प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट. Yes, sir. हाँ दिया था, दिख क्यों नहीं रहा. हाँ ये, हाँ ये रहा रे, ये रहा ना. हाँ, ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट यहाँ पे अच्छा खासा दिया है. यहाँ से पढ़ते हैं पहले. प्राइवेट कॉस्ट मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस while maximizing its profit takes into account private costs only. However, the productive activity or of any private sector firm can generate either a positive or negative impact on the society as a whole. For example, a private firm may produce a hazardous chemical product and in the process of production may pour the industrial waste directly into the river water without proper treatment. Any additional increment in the production of such goods in the private sector would create a marginal external damage to the society. If we add the value of the marginal external damage to the external private marginal cost of producing that commodity,
we get the marginal social cost of situation. Social cost will be lower than the private cost. In order to maximize the social welfare, the social marginal cost has to be equated to the marginal revenue. In other words, this equality of marginal revenue and social marginal cost also ensures the most efficient allocation of resources. अब देखो भैया, यहाँ पे बताया क्या गया. फॉर एग्जाम्पल, ऋषिकेश है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चला रहा है. ठीक है, ये एकदम गधा बच्चा है जो है ना शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चला रहा है. और ये क्या कर रहा है कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग का जो वेस्ट है, ठीक है, जो वेस्ट है शुगर मैन्युफैक्चरिंग का, वो है ना जो पास की नदी है उसमें उसने वो जो सीवेज ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसका जो पाइप है वो उधर उधर की ओर कर दिया है ताकि वो पूरा का पूरा पानी रिवर में जाए. ठीक है, एक्चुअली सब एक बात याद रखो कि पॉन्ड वाटर इज द फ्रेश वाटर. ओके, पॉन्ड में जो वाटर होता है ना वो बहुत ही फ्रेश वाटर होता है. सो ये क्या कर रहा है कि वहां पे वो डालते जा रहा है. सो इसने, अभी ये प्राइवेट इंडिविजुअल है, इंडस्ट्री किसकी है, ऋषिकेश की है. ठीक है, लेकिन इसने ये पूरा क्या किया, अपना वेस्ट जितना भी था, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में वो वेस्ट पूरा का पूरा नदी में छोड़ दिया. ठीक है, नदी का हैबिटेट खराब हो रहा है. तो अभी ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सफाई, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सफाई ऋषिकेश पे करेगा क्या? तेरा क्या घेने देने का? नहीं भैया, हमारा वेस्ट था, कहाँ पे डालेंगे वेस्ट, इसके लिए हम लोगों ने नदी में छोड़ दिया. ठीक है, चलो उसका भी एक सही एक तरीके से देखे तो बराबर है. ठीक है, लेकिन वो जो कॉस्ट लेगा, जो कंसिडरेशन में लेगा कॉस्ट, वो क्या कंसिडरेशन में लेगा, प्राइवेट कॉस्ट सिर्फ उसकी जो उसने इंकर की है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. ठीक है, वो सोशल कॉस्ट कंसिडर करेगा क्या? नहीं. फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, वहां की जो भी गवर्नमेंट होगा, पंचायत होगा, जो भी होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फिर वहां का वो सब कुछ साफ सफाई करवाएगी. ठीक है, फिर ऋषिकेश को नोटिस भेजेगी कि भैया देख, ये हमारा कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दे क्या? फिर ऋषिकेश बोलता है कि नहीं, मैं ये कॉस्ट बेयर करता हूँ. ठीक है, इसका कॉस्ट ऑफ साफ सफाई ऑफ दैट रिवर. ठीक है, लेकिन फिर भी ऋषिकेश जो अपना इंडस्ट्री का कॉस्ट होगा, ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट, सिर्फ उसी को कंसिडर करेगा, सोशल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेगा. ओके, तो समझ में आया व्हाट इज अ प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट. ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, द सोशल मार्जिनल कॉस्ट हैज टू बी इक्वेटेड टू द मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली इसका ना पूरा तुम लोगों को वो देना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था कि सोशल मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जो सोसाइटी के या फिर जो सोशल वेलफेयर के लिए हम लोग जो कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मार्जिनल रेवेन्यू जो हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को वहां से रिकवर करना है उसको. ठीक है, जो हम लोग जो बेचेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो हम लोग सेलिंग कॉस्ट में हमारा ऐड करेंगे. ठीक है, नॉट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सोशल वेलफेयर कॉस्ट हम लोग उसको सेलिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे, नॉट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसके लिए जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, जो हम लोगों को रेवेन्यू मतलब क्या, सेल्स, हम लोगों को जो रेवेन्यू मिल रहा है, दैट शुड बी इक्वेटेड. इक्वेटेड मतलब इक्वल नहीं है कि मतलब उसमें वो इंक्लूडेड होना चाहिए. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, this equality of marginal revenue and social marginal cost also ensures the most efficient allocation of resources. ठीक है, देखो मोस्ट ऑप्टिमम नहीं बोला है. देखो कितने मतलब ना वर्ड्स चेंज हो गए तो कितने हालात चेंज हो जाते हैं, जज्बात चेंज हो जाते हैं. ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट, एफिशिएंट बोला है यहाँ पे, मोस्ट ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं बोला है. ठीक है, वो ऑप्टिमम ऑप्टिमम एलोकेशन तो कर ही रहा है रिसोर्सेज का, प्लस वो नदी में से सब साफ करके एफिशिएंट एलोकेट भी कर रहा है. ठीक है, एफिशिएंसी मेंटेन कर रहा है फॉर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस. ठीक है, आया समझ में? ठीक है, व्हाट इज अ प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट. ठीक है, ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, दे कैन बी आइदर एक्सप्लिसिट और आइदर इम्प्लिसिट. ठीक है, दे नॉर्मली फिगर इन द बिजनेस डिसीजंस as they form a part of the total cost and internalized by the firm. Social cost, on the other hand, refers to the total cost borne by the society on account of the business activity and includes the private cost and external cost. It includes the cost of resources for which the firm is not required to pay price, such as atmosphere, rivers, roadways, etc., and the cost in terms of
दिस यूटिलिटी क्रिएटेड सच एज एयर वाटर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, ये वाटर पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। मैंने वहां पे तो तुम लोगों को एक सोल्यूशन बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि जो सोसाइटी पे करेगी इसके लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज। एक्चुअली सच बताऊं ना, तो अभी ये जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, तो बिजनेसमैन तो क्या अपने अपने बंगले में है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फेस किसको करना पड़ता है? जो विलेज एरियाज में रहते हैं, ठीक है, जो एकदम खेड़े पाड़े में रहते हैं, जिनके पास वो सिर्फ इकलौती रिवर्स रहती है, मतलब उनके आसपास के कोई भी इंडस्ट्रियल आसपास के जो विलेज एरियाज होते हैं, ठीक है, उनको सफर करना पड़ता है बिकॉज दे गो थ्रू द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ओके, डिसीजेस हो जाते हैं उन लोगों को, कभी गंदा पानी पीते हैं, ठीक है, कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाता है, सो प्रॉब्लम आता है जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। द सोसाइटी हैज टू बेयर द कॉस्ट। और इन शॉर्ट गवर्नमेंट भी क्या करेगी? गवर्नमेंट अगर सपोज उसको साफ भी करवाएगी तो ऑब्वियसली वसूल किससे करेगी? हम लोगों से ही वसूल करेगी, सोसाइटी से ही वसूल करेगी ना, क्योंकि हम लोग टैक्सेस भरते हैं भैया, ठीक है। Fixed cost, variable cost. Yes. Fixed or constant cost are not functions of output. They do not vary with the output up to a certain level of activity. These costs require a fixed expenditure of the funds irrespective of the level of output. For example, rent, property taxes, interest on loans, depreciation when taken a function of time and not of output. However, these costs vary with the size of the plant and are a function of capacity. Okay, not a function of time, function of capacity. Therefore, fixed costs do not vary with the volume of output within the capacity level. समझाता हूँ, ठीक है, don't worry. Fixed costs cannot be avoided. These costs are fixed so long as operations are going on. They can be avoided only when the operations are completely closed down. Okay, they are by their nature inescapable or uncontrollable costs, but there are some costs which will continue even after the operations are suspended. As for example, for storing of old machinery which cannot be sold in the market, these are called as shutdown costs. Okay? Some of the fixed costs, such as cost of advertising, the programmed fixed cost or discretionary expenses, okay, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क्रिशन मतलब उनकी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, वेदर टू स्पेंड ऑन दिस सर्विसेस और नॉट. ओके, डिस्क्रिशन म्हणजे त्यांच्या हिशोबाने, ठीक है, त्यांच्या मर्जीच्या हिशोबाने, ठीक है. शटडाउन कॉस्ट मतलब क्या कि हम लोग ओल्ड मशीनरीज है, ठीक है, ओल्ड मशीनरीज को हम लोग स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे तभी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शटडाउन कॉस्ट. डिस्क्रिशन मतलब अपनी मन मर्जी के मालिक, ठीक है. और वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट दैट आर फंक्शन ऑफ आउटपुट इन द प्रोडक्शन पीरियड, फॉर एग्जांपल, और हम लोग इसको पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर टाइम कॉस्ट या फिर पीरियड कॉस्ट बोलते हैं. फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम वाला ये वाला कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट. वेजेस ऑफ कैजुअल लेबरर्स and the cost of raw materials and cost of all other inputs that vary with the output are variable costs. Variable costs vary directly with sometimes proportionately with output. Okay, directly or proportionately with output. Over certain range of production, they may vary less or more than proportionately depending upon the utilization of fixed facilities and resources during the production process. देखो अभी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है, ठीक है. हमारा एक प्रोडक्शन है, ठीक है, हमारा इतना प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मशीनरी रखी हुई है, यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं. सो बेसिकली जो हम लोग ये लैंड का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, लैंड का रेंट पे कर रहे हैं, दिस वुड बी रिगार्डेड एज अ फिक्स कॉस्ट. ओके, अब ये फिक्स कॉस्ट क्यों है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी कॉस्ट. ओके, कैपेसिटी. अब देखो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट, हमारा जो पिकल मैन्युफैक्चरिंग का है ये, ठीक है, ये हमारा पिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ओके, पिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं 1000 यूनिट्स, ठीक है. कितने बना रहे हैं हम लोग? डेली का हमारा टारगेट है, हम लोग 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है.
1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को लैंड का रेंट लगता है, ठीक है, पर मंथ, लेट्स टेक एन एग्जांपल 50,000, अजम्पशन फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, 50,000 का रेंट लगता है। व्हाट इफ हम लोगों ने ये 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, तो वो लैंडलॉर्ड बोलेगा क्या? नहीं रे भाई, तू सिर्फ 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तू एक काम कर, मेरे को 50,000 मत दे, तू 20,000 दे। ऐसे बोलेगा क्या? कभी सुने हो क्या? नहीं। अरे भैया, लॉकडाउन के अंदर भी रेंट भर चुका हूँ मैं। बहुत बेकार रहते हैं लैंडलॉर्ड, ठीक है, कभी छोड़ते नहीं अपना रेंट, क्योंकि भाई उसके लिए की होती है उन लोगों ने प्रॉपर्टी की, भाई हम लोगों को रेंट मिलेगा, ठीक है। अभी उनका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यार, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो भी उनकी जगह पे सही है, हम हमारी जगह पे सही है, लेकिन दिस कैनॉट बी इग्नोर्ड, दिस कैनॉट बी अवॉइडेड, दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यस, व्हाट इफ हम लोगों को अगर दूसरा प्लांट डायरेक्टली बिल्डअप करना है, ये दूसरा हमारा एक्सपेंशन करना है, दूसरा प्लांट बिल्डअप करना है, तो ये फिक्स कॉस्ट हमारा इंक्रीज होगा, और एल्स दिस फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब ये रिमेन्स फिक्स्ड ओवरऑल, ठीक है, डज नॉट वेरी विद द प्रोडक्ट। ऐसे नहीं